आज हम आपको एक ऐसे वहशी और खौफनाक दरिंदे की कहानी बताने जा रहे हैं जो कत्ल तो करता ही था। कत्ल किए हुए इंसान की खोपड़ी को उबालकर सूप बनाता था और उसे पी जाया करता था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। राजा कोलंदर, one of the most dreaded criminals ever heard of, the most insane murderer, एक पागल वहशी दरिंदा जो इंसान को मारने के बाद उनके खोपड़ी को उबालकर सूप बनाता था और पी जाता था। उसके कारनामे इतने विचित्र और डरावने होते थे कि जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। हॉरर फिल्म्स के शैतान भी उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। इस खौफनाक सीरियल किलर का नाम राजा कोलंदर है। आपने बहुत से दरिंदों के बारे में सुना होगा, जाना होगा और किताबों में पढ़ा होगा। जुर्म की दुनिया में आपके सामने बहुत से नाम आए होंगे जो अपनी दरिंदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजा कोलंदर जैसा कोई नहीं जिसके बारे में जानकर कोई भी दहशत में आ सकता है। ये दरिंदा दरिंदगी की सारी हदों को पार कर वारदात को अंजाम देता था, जिसे जानकर आप खौफ में आ जाएंगे। 14 दिसंबर 2000 की बात है। प्रयागराज के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले धीरेन्द्र सिंह, जो दैनिक समाचार पत्र आज में पत्रकार का काम करते थे, रोज की तरह काम पर जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। लेकिन धीरेन्द्र सिंह फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। उनके घर वालों ने उनको जगह जगह पर तलाशा। पड़ोसी से लेकर दफ्तर तक, दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक सभी से पूछ डाला, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का कुछ भी पता नहीं चला। धीरेन्द्र की गुमशुदगी का मामला प्रयागराज के कीटगंज थाने में दर्ज करवाई गई। पत्रकार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने धीरेन्द्र के जानने वालों के बीच तहकीकात करना शुरू किया। पुलिस वाले जानना चाहते थे कि धीरेन्द्र की कहीं किसी से रंजिश या दुश्मनी तो नहीं थी। धीरेन्द्र की किसी से भी दुश्मनी थी ही नहीं। परिवार वाले भला पुलिस को क्या बताते। लेकिन हाँ, बहुत पहले राम निरंजन नाम के शख्स से धीरेन्द्र की कुछ कहा सुनी जरूर हुई थी। काफी हाथ पैर पटकने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो पुलिस वालों ने अंधेरे में ही तीर मारने की सोची और राम निरंजन कोल और उसके साले वक्षराज को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू की। राम निरंजन का ही नाम राजा कोलंदर है। शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला ये शख्स 90 के दौर में नैनी के सीडीओ छिवकी में काम करता था। उसने अपना उपनाम राजा कोलंदर रख लिया था और अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी रखा। उसकी पत्नी फूलन देवी उस समय इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। 1998 में धूमनगंज थाने के क्षेत्र में एक टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले युवक का कत्ल हुआ। इस घटना में राजा कोलंदर का नाम आ जाता है। राजा कोलंदर वहां से फरार होकर गायब हो जाता है। सन 2000 में भी उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। वो इतना शातिर अपराधी था कि पुलिस की पकड़ से वो दूर ही रहा। पत्रकार धीरेन्द्र को गायब हुए 8 दिन बीत चुके थे। उसके घर वाले काफी परेशान थे। पुलिस की जवाबदेही बढ़ती जा रही थी। राजा कोलंदर को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। राजा कोलंदर कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे वो टूट गया और जो कहानी सामने आई उससे पुलिस वाले भी खौफ खा गए। राजा कोलंदर या कोई भी अपराधी ऐसा कर सकता है, किसी के भी कल्पना के परे की बात थी। कहा जाता है कि किसी मामले में धीरेन्द्र के भाई ने राजा कोलंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की काली करतूतों के बारे में आभास हो गया था। इसी वजह से राजा कोलंदर धीरेन्द्र को अपना दुश्मन मानने लगा था। एक दिन राजा कोलंदर ने
धीरेन्द्र सिंह को अपने विश्वास में लेकर उसे पिपरी अपने फार्म हाउस पर बुलाया। जब धीरेन्द्र वहां पहुंचा तो उस वक्त राजा कुलंदर और उसका साला वक्षराज वहां पर जलते अलाव के पास बैठे हुए थे। धीरेन्द्र भी अलाव के पास बैठ गया। तभी पीछे से वक्षराज ने धीरेन्द्र की पीठ पर गोली मार दी। तड़पते हुए धीरेन्द्र वहीं पर दम तोड़ दिया। धीरेन्द्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने लाश को टाटा सुमो में डाला और चल पड़े मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचने पर कुलंदर ने धीरेन्द्र का सिर और लिंग उसके जिस्म से काटकर धड़ और लिंग को वहीं खेत में दफना दिया और सिर पॉलिथीन बैग में डालकर रीवा के बाणसागर तालाब में फेंक दिया और धीरेन्द्र के कपड़ों को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुलंदर के घर से एक डायरी मिलती है। जैसे जैसे पुलिस वाले डायरी के पन्ने पलटते जाते हैं उनके होश फाख्ता होते चले जाते हैं। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान थी जैसे कभी किसी ने नहीं सुनी होगी, कभी सोची नहीं होगी। पुलिस जिसे एक मर्डरर समझ रही थी वो वास्तव में एक वहशी आदमखोर दरिंदा था। एक ऐसा खौफनाक दरिंदा जो इंसान की खोपड़ी से भेजा निकालकर सूप बनाता था और उसी खोपड़ी में अपना मुंह लगाकर सूप को पीता था। इस डायरी में कई लोगों के कत्ल की कहानी दर्ज थी जो चीख चीख कर कुलंदर के दरिंदगी का बयान कर रही थी। इस सीरियल किलर ने कई लोगों को मौत के घाट उतारकर उनके जिस्म के टुकड़े कर उनकी खोपड़ी के भेजे को निकालकर सूप बनाया था और इस सूप को वो पी गया था। दिस डायरी वॉज ऑफ रेड कलर। ये डायरी लाल कलर की थी। फर्स्ट नेम इन दिस डायरी वॉज ऑफ काली प्रसाद श्रीवास्तव। डायरी में सबसे पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव का था। ये काली प्रसाद श्रीवास्तव राजा कुलंदर के ऑफिस में ही काम करता था और कहा जाता है कि ये श्रीवास्तव राजा कुलंदर का अच्छा दोस्त था। काली प्रसाद श्रीवास्तव ने उससे 50,000 रुपये लिए थे। काली प्रसाद श्रीवास्तव इस पैसे को कुलंदर को लौटा नहीं रहा था। वो कहता था कि उसकी लाला की खोपड़ी है। इस लाला की खोपड़ी से पैसा वापस लेना इतना आसान नहीं है। बस फिर क्या था, कुलंदर ने अपनी खोपड़ी लगाकर उसे बेवकूफ़ बनाते हुए अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। धड़ अपने खेत में ही दफना दिया और सिर को एक पतीले में उबालकर उसका सूप बनाया और सूप को पी गया। कहा जाता है कि पुलिस वालों के सामने कबूलते हुए उसने बताया कि उसने सुना है कि लाला का दिमाग बहुत तेज होता है, तो क्यों ना उसके दिमाग को खाकर मैं अपना दिमाग तेज कर लूं। राजा कुलंदर श्रीवास्तव के सिर का सूप बनाकर के तो पिया ही, उसके भेजे को भी फ्राई करके खा गया था। इसी तरह उसने अपने दूसरे साथी मोहम्मद मोइन का भी कत्ल किया। मोहम्मद मोइन को भी उसने 25,000 रुपये उधार दिए थे। मोहम्मद मोइन भी उसके पैसे को लौटा नहीं रहा था। कुलंदर मोहम्मद मोइन को भी मारकर उसका भेजा भी खा गया था। बताया जाता है कि मोइन को सम्मोहन विद्या आती थी। राजा कुलंदर उसको यमुना ब्रिज के नीचे लेकर गया और उसे वहां काट डाला, धड़ नदी में फेंक दिया और सिर को अपने साथ ले आया था। मोइन के भेजे को खाकर उसे सम्मोहन विद्या जो सीखनी थी। लाला की खोपड़ी को उसने लाल रंग से रंगा था। मोइन की खोपड़ी को उसने सफ़ेद रंग से रंगा और पेड़ पर टांग दिया। राजा कुलंदर इस समय जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।